Hello everyone. So today we will discuss about Competition Act. So let's start. Meaning and introduction. Monopolies and Restrictive Trade Practices Act was in use, but since adoption of economic reforms in 1991, MRTP Act lost its relevance and everyone demanded new act. इसका मतलब क्या है कि जब हमारी 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आई थी, यानी कि LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तब तक हम किस चीज को फॉलो कर रहे थे? MRTP एक्ट को फॉलो कर रहे थे, जिसका फुल फॉर्म क्या था? मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। लेकिन जैसे ही 1991 में हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म आई, उसके बाद सबने क्या डिमांड किया कि हमारा MRTP एक्ट में या तो बहुत ज्यादा अमेंडमेंट की जाए या फिर हमें एक नया ही एक्ट चाहिए, नए ही एक्ट को हम क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। Government appointed the expert committee headed by SVS Raghavan to examine the issue related to MRTP Act। यानी कि जब सब ये डिमांड कर रहे थे कि MRTP एक्ट को या तो अबोलिश किया जाए या फिर नया एक्ट लेके आया जाए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? एक कमेटी अपॉइंट की गई। यानी कि वो कमेटी क्या करेगी? उस पर रिसर्च करेगी, हर जो भी वो इशू है उसे स्टडी करेगी और फास्ट हमें ये बताएगी जितना जल्दी हो सकता है कि इसके पीछे क्या रीजन है और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो हमारी जो कमेटी अपॉइंट की गई थी वो किसने हेड की थी? SVS राघवन ने। और उन्होंने क्या है मीन्स हमारे MRTP एक्ट को एबोलिश करने के ही सजेशंस दिए थे कि हमें एक नया एक्ट लेके आना चाहिए जिसका नाम है कंपटीशन एक्ट। एज पर रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी, कि जब कमेटी ने अपनी स्टडी कर ली, पूरी रिसर्च कर ली, तो उन्होंने क्या रिकमेंड किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड इंट्रोड्यूस अ न्यू एक्ट एंड द कंपटीशन बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2001 इन पार्लियामेंट एंड पास्ड इन 2002 टू दिसंबर। इसका मतलब क्या है कि जब हमारा ये रिकमेंडेशन दिया गया कि हमें एक न्यू एक्ट लेके आना होगा, सो हमारा नया एक्ट जो है, यानी कि हमारा पहला था MRTP एक्ट, उसको रिप्लेस करते हुए जब हम नया एक्ट लेके आए वो है हमारा कंपटीशन एक्ट 2002। कंपटीशन एक्ट को लाने के लिए पहले कंपटीशन बिल फॉलो किया गया, उसको कहां पे पास किया गया? पार्लियामेंट में 2001 में। और हमारा एक्ट कब इंट्रोड्यूस हो गया? 2002 में। सो हमारा एक्ट क्यों इंट्रोड्यूस हुआ? क्योंकि हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म जब आई, LPG जब आई, तो उन्होंने ये डिमांड किया कि हम MRTP एक्ट को नहीं फॉलो कर रहे, क्योंकि MRTP एक्ट क्या था? उसमें हमारे प्रोविजन थे कि जो कंपनीज लार्ज बेस में है, यानी कि जो लार्ज मार्केट एरिया को कवर किए हुए हैं ना, वो तो सर्वाइव कर सकती हैं, लेकिन हमारी जो स्मॉल कंपनीज हैं उनका सर्वाइवल इजी नहीं है। MRTP एक्ट में ये गिवन था। लेकिन जब हमारा LPG आया, वो क्या था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी कि कोई भी कंपनी खोल सकता है, कोई भी बिजनेस हाउस इस्टेब्लिश कर सकता है। सो उस टाइम पे हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनकी भी क्या इंपॉर्टेंस बढ़ने लग गई। इसीलिए MRTP एक्ट को एबोलिश करके नया एक्ट लाया गया, जो है कंपटीशन एक्ट, जो कब इंट्रोड्यूस हुआ? 2002 में। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपटीशन एक्ट, यानी कि कंपटीशन एक्ट के अब ऑब्जेक्टिव क्या थे? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपटीशन एक्ट आर एज अंडर। फर्स्ट इज टू प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कमीशन टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। नेम ही सजेस्ट कर रहा है कंपटीशन एक्ट। सो हमारा जो कंपटीशन एक्ट है ना, वो हमारे कंपटीशन को सर्वाइव कराने के लिए ही है। अगर हमारे मार्केट में कंपटीशन नहीं होगा तो क्या होगी? मोनोपोली होगी। मोनोपोली का मतलब क्या है? किसी एक की डोमिनेंस चल रही है, एक ही इंडस्ट्री क्या कर रही है? सेलिंग कर रही है, सब उसी से परचेज कर रहे हैं और किसी से कोई परचेज ही नहीं कर रहा। तो वो जो प्राइस चार्ज करेंगे हमें उसी प्राइस पे खरीदना होगा, क्योंकि हमारे पास और ऑप्शंस ही नहीं है। सो हमारा कंपटीशन एक्ट इसी के अगेंस्ट है कि कहीं भी मार्केट में मोनोपोली ना हो, कंपटीशन बना रहे, दो से ज्यादा, उससे भी ज्यादा हमारी फर्म्स हो, इंडस्ट्रीज हो, ताकि हमें वैरायटी ऑफ गुड्स मिले, क्वालिटी ऑफ गुड मिले। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी ऐसी प्रैक्टिसेस जो हमारे कंपटीशन पे नेगेटिव इंपैक्ट डालती हैं, उन्हें प्रोहिबिट करना, उनसे प्रिवेंट करना, यानी कि ऐसी प्रैक्टिसेस को रोकना, उन्हें प्रिवेंट करना जिसका इंपैक्ट अनफेवरेबल होता है हमारे कंपटीशन के ऊपर। सेकंड है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, यानी कि हम जो भी ये कंपटीशन एक्ट पढ़ रहे हैं, ये किसके अंडर पढ़ रहे हैं? कंपटीशन के, जो भी हमारा कंपटीशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंडर हम पढ़ रहे हैं। यानी कि कंज्यूमर को प्रोटेक्शन दिलाने के लिए ये सब जो एक्ट्स हैं वो हमारे आए थे। सो हमारा जो कंपटीशन एक्ट है उसका भी एक ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके इंटरेस्ट को, उनकी सिक्योरिटी रखी जाए, उनके इंटरेस्ट को क्या किया जाए? सिक्योर किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन मार्केट इन इंडिया, यानी कि इंडियन मार्केट में प्रमोट करना एंड सस्टेन करना कंपटीशन को, यानी कि जो कंपटीशन है, जो भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं जो एक दूसरे को compete कर रही हैं, उनके सर्वाइवल पे, उनकी सस्टेनमेंट बनाए रखना, साथ साथ क्या प्रमोट करना कि और नई इंडस्ट्रीज आए, ताकि हमारे मार्केट में क्या हो? मोनोपोली ना हो। क्योंकि अगर मोनोपोली होती है तो उसमें कंज्यूमर का ही एक्सप्लॉयटेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मार्केट में एक ही फर्म है और वही सेलिंग कर रही है, तो ऑब्वियसली सब उसी से खरीदेंगे अगर कोई कंपटीशन है ही नहीं। और अगर हम उससे खरीदेंगे
देंगे तो जितना भी प्राइस वो चार्ज करेंगे हमें उन्हें पे करना पड़ेगा, हम उनके साथ कोई भी डिबेट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास एक और कोई ऑप्शन है ही नहीं। इसीलिए हम क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं और सस्टेन करते हैं कंपटीशन को। एंड नेक्स्ट क्या है, टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड कैरी ऑन बाय पार्टिसिपेंट्स इन इंडियन मार्केट, यानी कि इंडियन मार्केट में जितना भी ट्रेड हो रहा है, जो भी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, उसकी फ्रीडम फिक्स करना, यानी कि हर कोई क्या जो भी चाहता है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं, फ्रीडम उसको इंश्योर करना। सो ये हमारे क्या थे ऑब्जेक्टिव। देन हमारे अदर ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट कंपटीशन थ्रू प्रोहिबिशन ऑफ एंटी कंपिटिटिव प्रैक्टिसेस। ये जो हमारे तीन है ना, 5, 6, 7, ये हमारे वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव हैं कि जो भी हमारी एंटी कंपिटिटिव प्रैक्टिसेस हैं, ऐसी प्रैक्टिसेस जो हमारे कंपटीशन को क्या करती हैं, अनफेवरेबल इंपैक्ट डालती है। एंटी कंपटीशन, एंटी का मतलब ही क्या होता है, उसका ऑपोजिट, यानी कि कंपटीशन का ऑपोजिट क्या हो गया, एंटी कंपटीशन, बिल्कुल भी कंपटीशन ना हो। ऐसी प्रैक्टिसेस जो इसको फेवर करती हैं उनको रोकना। देन प्रोहिबिट एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, डोमिनेंट पोजीशन के एब्यूज को भी रोकना, उसे बंद करना। मीन्स डोमिनेंट पोजीशन क्या होता है, डोमिनेंस का मतलब होता है एक तरीके से आप एंजॉय कर रहे हो अपनी स्ट्रेंथ को, कि आप सबसे ज्यादा पावरफुल पोजीशन में हो, डोमिनेंट पोजीशन में हो। और जब आप मोनोपोली में होते हो, इट मीन्स सब आपसे ही खरीद रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप डोमिनेंट पोजीशन में होगे और आपका क्या है, आप उसका मिसयूज भी कर सकते हो। तो ये एक्ट किस चीज पे फोकस करता है कि कोई उसे मिसयूज ना करे। देन टू रेगुलेट द कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं कि अब क्या होता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्म एक अकेली ही चल रही है, क्या कर सकते हैं, मर्जर कर सकते हैं, एक्विजिशन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, दो फर्म, दो इंडस्ट्रीज इकट्ठा मिलकर ऑपरेशंस करेंगी, उनकी सेलिंग इकट्ठी होगी। जैसे हीरो होंडा है, वो क्या अलग अलग कंपनीज थी लेकिन वो इकट्ठी आ गई थी। मारुति सुजुकी, ये अलग अलग कंपनी है लेकिन अब वो इकट्ठा वर्किंग कर रही है। सो ये सब क्या है, उन्होंने कॉम्बिनेशंस है। सो ऐसे कॉम्बिनेशंस को भी रेगुलेट करना होता है कि जो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया कि बाकी सारी जितनी भी इंडस्ट्रीज उससे रिलेटेड होंगी वो लॉस में चली जाएंगी, ऐसे कॉम्बिनेशंस को भी क्या करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं। बेसिक प्रोविजन ऑफ द एक्ट, यानी कि अब हमने क्या पढ़े, मीनिंग पढ़ा, उसकी हिस्ट्री पढ़ ली और हमने ऑब्जेक्टिव देख लिए। अब उसके बेसिक प्रोविजन क्या है, यानी कि मेन चीजें वो क्या इंक्लूड करता है, किन चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करता है। तो सबसे पहले है कंपटीशन कमीशन, एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, एंटी कंपिटिटिव एग्रीमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। सो फर्स्ट हमारा प्रोविजन क्या है, कंपटीशन कमीशन, यानी कि ऐसी कमीशन, एक बॉडी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करना जो उस चीज के लिए वर्क करेगी। आपको मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपको ये पता चल रहा है कि मीन्स कंपटीशन के खिलाफ या कंपटीशन के अगेंस्ट कुछ प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो आप कहां पे कंप्लेंट फाइल करोगे, उसके लिए जो अथॉरिटी है वो क्या है, हमारी कंपटीशन कमीशन। द कंपटीशन एक्ट प्रोवाइड दैट देयर शैल बी एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अ कमीशन टू बी कॉल्ड कंपटीशन कमीशन इन इंडिया, यानी कि जो भी हमारे कंपटीशन से रिलेटेड केसेस होंगे, लीगल प्रैक्टिसिंग होंगी, वो कहाँ पे हैंडल की जाएंगी, कहाँ पे मैनेज की जाएंगी, कंपटीशन कमीशन में। और इसको कौन एस्टेब्लिश करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज कंसिस्टिंग ऑफ अ चेयरपर्सन एंड नॉट लेस देन 2 एंड मोर देन 6 अदर मेंबर्स, यानी कि इसमें एक चेयरपर्सन होना चाहिए और कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितने होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं। उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं कि वो होल टाइम मेंबर तो हों लेकिन वो एबिलिटी एंड इंटीग्रिटी के पर्सन हो, यानी कि वो अनसाउंड माइंड में ना हो, यानी कि जिसका मीन्स मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, ऐसे पर्सन को हम चेयर पर्सन या मेंबर अपॉइंट नहीं कर सकते कंपटीशन कमीशन में। वो एबिलिटी और इंटीग्रिटी वाले मेंबर होने चाहिए और उनकी क्वालिफिकेशंस कितनी होनी चाहिए कि वो कैपेबल है हाई कोर्ट का जज बनने के, उतनी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। विद अ स्पेशल नॉलेज ऑफ 15 ईयर्स, यानी कि उनकी जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो कम से कम 15 साल का होना चाहिए, तब आप कंपटीशन जो कमीशन है उसके मेंबर बन सकते हो। सो ये हमारी कमीशन इस्टेब्लिश की जाती है ताकि जो भी हमारे डिस्प्यूट हों उनके सेटलमेंट के लिए या फिर कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए वेरियस प्रैक्टिसेस करने के लिए। ड्यूटीज ऑफ द कमीशन, अब इस कमीशन की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं। फर्स्ट है एलिमिनेट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, यानी कि जो हमारी कमीशन है वो वर्क करती है इस चीज के लिए कि जो ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, जो ऐसे एक्शंस हैं वो इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहे हैं चाहे कंपनी परफॉर्म कर रही है, जिसकी वजह से कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, उसको क्या करना, एलिमिनेट करना। प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन, जो हमारा कंपटीशन है इंडिया में उसको प्रमोट करना, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन को इंक्रीज कराना और उसको सस्टेन कराना, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक बार कंपटीशन में आए और बाद में फिर से मोनोपोली हो गई, कंसिस्टेंसी बनाए रखना। देन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, एज जब मैंने कहा था कि जो भी हम कर रहे हैं वो कंज्यूमर्स के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि अगर कंपटीशन नहीं होगा तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ इंडस्ट्रीज पे ही नहीं, कंज्यूमर्स पे भी एडवर्सली ही इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको ज्यादा प्राइजेस पे करने पड़ेंगे। क्वालिटी भी ऐसा जरूरी नहीं है कि अच्छी
ही होगी। सो हमारे कंज्यूमर के प्रोटेक्ट करना, उसके इंटरेस्ट को भी हमारा क्या है, ड्यूटी है कमीशन की। देन एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड कैरिड ऑन बाय द अदर पार्टिसिपेंट्स, यानी कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी कंपिटिटर्स हैं जो मार्केट में वर्किंग कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उनको फ्रीडम ऑफ ट्रेड देना। एंटी कंपिटिटिव एग्रीमेंट, फर्स्ट प्रोविजन हमारा क्या था, कंपटीशन कमीशन। सेकंड है हमारा एंटी कंपिटिटिव एग्रीमेंट, यानी कि ऐसे एग्रीमेंट जो कंपटीशन के अगेंस्ट हैं, कंपटीशन को एलिमिनेट करते हैं, उनको हमें क्या करना होता है, प्रोहिबिट करना होता है। द कंपटीशन एक्ट डिक्लेयर्स वॉइड एनी एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाईज, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, एक्विजिशन और कंट्रोल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच कोज एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन विद इन इंडिया, यानी कि कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसी प्रैक्टिसेस जो हमारी किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकती हैं, चाहे वो सप्लाइंग से रिलेटेड हो, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो, एक्विजिशन से रिलेटेड हो, अगर वो हमारे इंडिया में कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट डाल रही हैं और ऐसा कोई एग्रीमेंट हो रहा है, तो उस एग्रीमेंट को क्या कर दिया जाएगा, वॉइड कर दिया जाएगा। वॉइड यानी कि उसको वैलिड नहीं माना जाएगा, उसको माना ही नहीं जाएगा कि ये कोई एग्रीमेंट एग्जिस्ट हुआ है, वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसमिसल हो जाएगा एक तरीके से, उस जो भी हमारा एग्रीमेंट हुआ है। सो जो भी हमारा ऐसा एग्रीमेंट होगा जो नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा, एंटी कंपिटिटिव होगा, उसको हम क्या कर देंगे, वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं। Such agreement shall be presumed to have appreciable adverse if affecting competition will be declared void, यानी कि जो भी हमारे ऐसे एग्रीमेंट हैं दो इंडिविजुअल्स के बीच में, दो कंपनी के बीच में, जो एंटी कंपिटिटिव है, उनको हम void डिक्लेयर किया जाता है। Then abuse of dominant position, section 4 of the competition act lays down that no enterprise shall abuse its dominant position, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई भी डोमिनेंट पोजीशन में हो नहीं सकता। ऐसा ऑब्वियसली है कि मार्केट में कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत ज्यादा, मीन्स उसकी सेल्स बहुत ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है, वो होना गलत नहीं है, डोमिनेंट पोजीशन में होना गलत नहीं है, बट डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज करना, एब्यूज करना, उसको हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं इस एक्ट के अंदर। डोमिनेंट पोजीशन अब होती क्या है, डोमिनेंट पोजीशन मीन्स अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ एंजॉयड बाय एन एंटरप्राइज इन द रेलिवेंट मार्केट इन इंडिया, यानी कि एक ऐसी स्ट्रेंथ, ऐसी पावर जो आप मार्केट में एंजॉय कर रहे हो, क्योंकि आपके बहुत ज्यादा कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स वास्ट हैं, बहुत ज्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है, इसका मतलब आप डोमिनेंट पोजीशन में हो। ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ कॉम्पिटिटिव फोर्सेज, यानी कि उस पर कॉम्पिटिटिव फोर्सेज का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप ऐसी पोजीशन पे हो जहां पे आपकी सेल बहुत ज्यादा हो रही है, तो कंपटीशन कितना है उसका इम्पैक्ट आप पे पड़ ही नहीं रहा। इवन आपका इम्पैक्ट आपके कंपटीटर पे पड़ रहा है और कंज्यूमर्स पे पड़ रहा है, तो वो आपकी क्या है, डोमिनेंट पोजीशन है। और डोमिनेंट पोजीशन होना गलत नहीं है, ये किसको एलिमिनेट करता है, एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, यानी कि जब कोई इंडस्ट्री, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन उसका मिसयूज करती है, उसको एलिमिनेट करने के लिए क्या है, ये प्रोविजन बना है। According to this provision, dominant position cannot be abused by any enterprise, यानी कि कोई भी एंटरप्राइज मिसयूज नहीं कर सकती, एब्यूज नहीं कर सकती अपनी डोमिनेंट पोजीशन का। अगर वो करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, वो डिक्लेयर कर दी जाएगी, वॉइड कर दी जाएगी और उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। देन रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस, सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट विच डील विद द कॉम्बिनेशंस कंसीडर ओनली दोज एक्विजिशन, मर्जर, जॉइंट वेंचर विच रिजल्ट इन एसेट्स और टर्नओवर अबव द स्पेसिफाइड लिमिट, यानी कि जो भी आपका टर्नओवर होता है, यानी कि जितना आप इन्वेस्ट करते हो उसके बाद आप कितना अर्न कर रहे हो, जो आपका टर्नओवर है पर एनम, या फिर जितना भी आपको एसेट्स मिल रहे हैं, अगर वो एक स्पेसिफाइड लिमिट जो गवर्नमेंट ने सेट कर रखी है उससे ज्यादा बढ़ा देंगे, यानी कि आप इतनी अर्निंग कर सकते हो, उससे ज्यादा अगर आपने की, जो हमारी लिमिट से ज्यादा है, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे कॉम्बिनेशंस वॉइड नहीं रहेंगे, वॉइड हो जाएंगे, मींस वैलिड नहीं रहेंगे। ऐसे कॉम्बिनेशन जो प्री डिसाइडेड एक लिमिट है उसको एक्सीड कर देंगे, कि अगर ये दो कंपनी मिल गई तो इनका प्रॉफिट, इनका टर्नओवर एक प्री डिसाइडेड लिमिट से एक्सीड हो जाएगा, तो वो कॉम्बिनेशन क्या होगा, हम नहीं कर सकते, वॉइड होगा, क्योंकि उस कॉम्बिनेशन से क्या होगा, मार्केट में मोनोपोली आ जाएगी और कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा। एनी एक्विजिशन एंड मर्जर विच रिजल्ट इन कंबाइंड एसेट्स ऑफ द वैल्यू ऑफ मोर देन ₹1 करोड़ और टर्नओवर मोर देन ₹3,000 करोड़ इन द इंडिया, यानी कि जिसका भी जो भी एक्विजिशन, यानी कि किसी भी दो कंपनीज का जुड़ना, मर्ज होना, एक्वायर होना, अगर 3000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर लेके आता है तो उसको हम क्या, वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं, ऐसा कॉम्बिनेशन हम नहीं कर सकते।
पावर टू एग्जेम्प्ट। अब ये जो हमारा लॉ है, कंपटीशन का एक्ट है, ये कहाँ पे अप्लाई नहीं होता, उसके एग्जेम्पशंस क्या हैं? फर्स्ट है एनी क्लास ऑफ एंटरप्राइज इफ सच एग्जेम्पशन इज नेसेसरी फॉर द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक। यानी कि जो भी हमारी पब्लिक है, जो भी हमारी गवर्नमेंट है, नेशन है, उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसके इंटरेस्ट के लिए अगर ये जरूरी है, ऐसी एंटरप्राइज है, ऐसी बिजनेस है जो हमारे नेशन की सिक्योरिटी के लिए, हमारी पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए वर्क कर रही है, तो और उसके ऊपर हम कंपटीशन एक्ट अप्लाई नहीं करते हैं। Then any practices or agreement arising of top in accordance with the obligation assumed by India under agreement treaty with other countries। यानी कि आपकी जो दूसरी कंट्रीज हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं, नेबर कंट्रीज के साथ कोई एग्रीमेंट है और वो आपका ज्यादा मीन्स डील होगा, आपकी जो स्पेसिफाइड लिमिट है उसे क्रॉस करेगा, तब भी ये आपका जो है वो वॉइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एग्जेम्पशन में आ जाता है, क्योंकि आप हमेशा चाहते हो कि आपका जो नेशन है उसके रिलेशन दूसरे नेशंस के साथ अच्छे बने रहें। तो अगर पहले से कोई हमारा एग्रीमेंट बना हुआ है किसी नेशन के साथ, तो उस पे भी हमारा ये लॉ या एक्ट क्या है, अप्लाई नहीं होता। Any enterprise which perform a supreme function on behalf of central government or state government, provided that in such a case enterprise is engaged any activity including the activity related to the function। यानी कि जब हम स्टेट का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही है, सुप्रीम फंक्शन एक परफॉर्म कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, तो जब वो गवर्नमेंट के उससे रिलेट हो जाता है तो भी ये क्या हो जाता है, एग्जेम्प्टेड हो जाता है। यानी कि उस सुप्रीम फंक्शन को परफॉर्म करना ही करना है, क्योंकि वो क्रूशियल है हमारे नेशन के लिए एज वेल एज गवर्नमेंट के लिए। सो उधर भी क्या होता है, हमारा एग्जेम्प्ट हो जाता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के साथ हमारा कंपटीशन एक्ट कैसे जुड़ा हुआ है? यानी कि हमारा कंपटीशन एक्ट कंज्यूमर को कैसे प्रोटेक्ट करता है? एनी पर्सन, कंज्यूमर और कंज्यूमर्स कैन फाइल कंप्लेन विद द कंपटीशन कमीशन। जो हमने कंपटीशन कमीशन डिस्कस किया था कि एक कमीशन बनाई है जहां पे हम कंप्लेंट्स को रिड्रेस करते हैं, सो वहां पे कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल या कंज्यूमर क्या कर सकता है, फाइल कर सकता है कंप्लेंट को। द कमीशन इज एम्पावर्ड टू टेक रेलिवेंट एक्शन एंड इट हैज प्रोवाइडेड रिलेटेड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। यानी कि उसको फिर क्या करना होता है, वो कमीशन उसको डिस्कस करती है, उस मैटर को सोल्व करती है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्योंकि हम अपने प्रोविजन क्या इंक्लूड करते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एंटी कंपिटिटिव एग्रीमेंट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, मर्जर एंड एक्विजिशन और अवॉर्ड कंपेंसेशन। अवॉर्ड कंपेंसेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे फाइल कर रहे हैं, कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, अगर उन्हें कोई लॉस हो रखा है, किसी भी कंप्लेंट में जो भी लॉस अगर कोई सफर कर रहा है, तो हम उन्हें कंपेंसेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। वो कमीशन क्या करती है, उन्हें कंपेंसेशन प्रोवाइड करती है। सो अगर कोई भी कंज्यूमर एंटी कंपिटिटिव प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग कोई डोमिनेंट मिसयूज कर रहा है डोमिनेंट पोजीशन का, या फिर ऐसा मर्जर एंड एक्विजिशन हो रहा है जो अलाउ नहीं है, उसके अगेंस्ट कोई भी अगर कंज्यूमर फाइल करता है, कंप्लेंट फाइल करता है, तो हमारी कमीशन सबसे पहले क्या करती है, उस कंप्लेंट को रजिस्टर करके उसकी स्टडी करती है, उसे एग्जामाइन करती है, और अगर वो ट्रूथफुल निकलती है, यानी कि वो कंप्लेंट सच होती है, तो क्या किया जाता है, उस पर पेनल्टी लगाई जाती है। जिसने भी ये डिसओबे किया है हमारे रूल्स को, जो भी हमारी ओपोनेंट पार्टी है, उसको पेनल्टी पे करनी होती है। और पेनल्टी कितनी होती है, 10% ऑफ एवरेज टर्नओवर ऑफ प्रीवियस 3 ईयर फाइनेंशियल ईयर। यानी कि प्रीवियस 3 जो फाइनेंशियल ईयर है, उसका जितना भी उनका टर्नओवर रहा है, उनका 10% तक हम क्या कर सकते हैं, पेनल्टी लगा सकते हैं। वो हमारी मैक्सिमम लिमिट है, उन पे 10% तक हम फाइन लगा सकते हैं। और उन्हें हम क्या कर सकते हैं, वो फाइन लेने के बाद अगर हमारा जो कंज्यूमर है उसे लॉस हो रखा है, तो हम उन्हें क्या करते हैं, अवॉर्ड कंपेंसेशन, यानी कि उन्हें कंपेंसेशन प्रोवाइड करते हैं। So I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you. Keep supporting.